प्रोडक्ट को हमने स्टडी किया था। तो अगर फर्ज करें कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है, दैट इज ए एंड बी, तो उन पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, तो वो आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक। तो ये वेक्टर आपके पास फ्रॉम ए टू बी, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, अगर लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 1 2 3, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास लेट्स से वो है 6 9 एंड 11। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बी के कोऑर्डिनेट्स है उसमें से हम माइनस करते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स, यानी बी माइनस ए। ठीक है, तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स में से एक्स के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, यानी 6 - 1। तो ये ए बी वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई कोऑर्डिनेट में से आप वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, दैट इज 9 - 2। और इसी तरह जेड कोऑर्डिनेट में से आप जो है जेड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो दैट विल बी 11 - 3। तो फिर ये जो वेक्टर ए बी है आपके पास ये हो जाएगा 5 और 7 और 8। ठीक है, इसको अगर आप जो है कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, यानी यूनिट वेक्टर्स आई जे के यूज करके लिखेंगे, तो आप किस तरह लिख सकते हैं? ये 5A प्लस 7J और +8K। ठीक है, तो इफ यू नीड टू फाइंड ए वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस में अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, तो उनके दरमियान अगर आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है दैट इज फ्रॉम ए टू बी, तो फिर आप उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके उस वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी। तो अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें, डॉट प्रोडक्ट को हमने अप्लाई करके हम जो है एक वेक्टर का प्रोजेक्शन मालूम कर सकते हैं ऑन टू अनदर वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान जो है एंगल हमने फाइंड आउट करना हो, तो हम उस एंगल को भी जो है वो डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपको बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर कोई ऑपरेशन है और उसमें हम ऑर्डर चेंज करके ऑपरेशन को यूज करें और रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो हम कहते हैं जो ऑपरेशन होता है आपके पास वो कम्यूटेटिव होता है। जैसे एडिशन जो है आपके पास वो कम्यूटेटिव होती है, आप 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव होती है, तो डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होती है। यानी अगर आप कोई वेक्टर है आपके पास वेक्टर ए, इसके अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अनदर वेक्टर बी, तो अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास जो है डॉट प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर फर्ज करें ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं ये कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हो, कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे एम ए है, इसमें स्केलर एम है, और बी जो है आपके पास वो एक और स्केलर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट से जैसे 2A है आपके पास, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप 3B के साथ, तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट हम सिंपली किस तरह लेते हैं, ये जो नंबर्स होंगे हम इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 × 3, और बाकी जो वेक्टर्स है हम उनकी डॉट प्रोडक्ट को उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ये कोई वेक्टर जो कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उन स्केलर को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेंगे M N, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो ये जो है आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की। और थर्ड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, आपके पास क्या है ये कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, उनमें 90 डिग्री का एंगल हो, तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जो है वो जीरो होती है। तो इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से जो है फाइंड आउट करते हैं। तो हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर उन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो वेक्टर्स है आपके पास ये दे आर परपेंडिकुलर, दे आर ऑर्थोगोनल, तो देन ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट की आपके पास जो कुछ प्रॉपर्टीज है।
ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो हमने स्टडी कर लिया। अब उसके बाद अच्छा फिर जैसे आपके पास ये स्पेस में आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, तो ये आपके पास राइट हैंडेड सिस्टम होता है। राइट हैंडेड सिस्टम मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आप एक राइट हैंडेड स्क्रू को ओपन करें फ्रॉम एक्स टू वाई तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो हम जो आमतौर पे स्पेस के अंदर जो थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड लेते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। तो ये एक राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें अगर ये आपके पास कोई वेक्टर है ए, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है डेट इज, इसको हम अल्फा कहते हैं। वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है डेट इज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है इसको हम कहते हैं गैमा, ठीक है। तो ये एंगल्स जो हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो के या के कैप है। तो अगर आप इस वेक्टर का एंगल निकालना चाहते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी अल्फा अगर आप निकालना चाहते हैं, तो फिर ये जो आपके पास वेक्टर है आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसके साथ। तो जो ए डॉट आई आपके पास है तो ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ आई। तो आई का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 1 होता है, और एंगल बिटवीन ए एंड आई, तो ए और यूनिट वेक्टर आई के दरमियान एंगल वही है जो ए और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल यानी अल्फा। तो इसके कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए डॉट भी होती है ए बी कॉस थीटा। तो ये ए डॉट आई है, तो यहाँ से जो कॉस अल्फा है आपके पास वो आपके पास हो जाएगा ए डॉट आई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से फिर इनवर्स कॉस लेके जो है आप अल्फा को निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कॉस बीटा निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट को यूज करके, तो इसमें ए की हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस यानी जे के साथ। तो ये जो ए डॉट जे है ये डिवाइडेड बाय ए, तो इससे जो है आपको बीटा जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे, और जो आपके पास गैमा होगा इसी तरह कॉस गैमा जो होगा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद के एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम किसी भी वेक्टर की एक्स वाई जी एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते हैं। तो इन एंगल्स के जो कोसाइंस होते हैं ना, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, इनको हम वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ये वेक्टर की स्पेस में जो डायरेक्शन है जो अल्फा बीटा गैमा की मदद से हम डिटरमाइन करते हैं, ये उसके कोसाइन है। तो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालें, तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, जो आप इन फार्मूलों से निकालेंगे। और इफ यू नीड टू फाइंड अल्फा बीटा गैमा, तो इनवर्स कॉस की मदद से आप ये एंगल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है दो वेक्टर्स की जो है क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। पहले तो हमने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया, अब आपके पास दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर की लेते हैं तो इससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट भी है, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर मिलता है। तो हम दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे किस तरह डिफाइन करते हैं। अगर ये आपके पास दो वेक्टर है स्पेस में ए और बी, और इनके दरमियान जो एंगल है आपके पास दैट इज थीटा, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस ए क्रॉस बी। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी मॉडुलस ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी मॉडुलस बी, और फिर ए और बी के दरमियान जो एंगल है उसके साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हम कोसाइन कॉस अल्फा यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसमें साइन अल्फा यूज करते हैं। तो ये दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन अल्फा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है आपके पास वो हम किस तरह डिटरमिन करते हैं।
तो ए क्रॉस बी जो है ये ए और बी का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है, ये ए और बी है आपके पास। ठीक है, और ये प्लेन ऑफ ए बी है, ये वो प्लेन है जिसके ऊपर ए और बी जो है वो लाई करते हैं, दैट इज प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह निकालते हैं इसको, राइट हैंडेड स्क्रू से निकालते हैं। ए बी और ए क्रॉस बी दे फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। तो अगर यहाँ पर आप एक स्क्रू कंसीडर करें, इसको अगर आप जो स्मॉलर एंगल है फ्रॉम ए टू बी इस पर रोटेट करेंगे तो इसकी जो खुलने की सिमत होगी ना, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो जो ए क्रॉस बी है आपके पास, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो ए और बी का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, is perpendicular to the plane of vector A and vector B। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ए बी साइन अल्फा से, डायरेक्शन जो है हम राइट हैंडेड रूल से निकालेंगे, और दैट इज जो ए बी और ए क्रॉस बी है दे फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, और ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बात, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर देंगे आप? आप क्या अभी आपने ज्वाइन किए क्लास? किस चीज को नहीं नहीं इंक्रीज सर, करें? बस थोड़ा सा ये जो ए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, ए क्रॉस बी जो है, अब हम दो वेक्टर, इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा और उसके डिफरेंट हमने एप्लीकेशंस को देखा है, उसको किस तरह हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं, तो दो वेक्टर्स को अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि उससे हमें एक वेक्टर हासिल होता है, तो इसको हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब इसमें क्योंकि वेक्टर हासिल होगा क्रॉस प्रोडक्ट से, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो वे हम किस तरह जो है दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को उनके दरमियान जो एंगल है उसके साइन से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन हम किस तरह मालूम करते हैं, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम जो है ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो है वो शो करते हैं, ये ए बी। और अगर हम एक राइट हैंडेड स्क्रू को कंसीडर करें, उसको अगर हम स्क्रू उसको अगर हम ओपन करें, उसको घुमाए अगर फ्रॉम ए टू बी ऑन द स्मॉलर डायरेक्शन, तो इसकी जो ओपन होने की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो आपके पास एक ये राइट हैंडेड सिस्टम है जिस तरह एक्स वाई जी होते हैं, तो इसमें ए बी और ए क्रॉस बी जो है दे फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। और इसमें जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन जो है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर ए और बी जो है वो आपका फ्लोर है, उसका जो प्लेन है वो फ्लोर है, तो वो जो अपवर्ड डायरेक्शन है टुवर्ड्स सीलिंग वो आपके पास ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब हम जो इसके अब जैसे हम कुछ इसके जो है क्वेश्चन जो है वो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो गिवन है। अच्छा, वेक्टर ए चलें पहले, कुछ वेक्टर ए जो है आपके पास दैट इज 2i प्लस 3j और माइनस के, ये वेक्टर ए है आपके पास। और
जो वेक्टर बी है आपके पास, ये जो है आपके पास है आई प्लस जे और प्लस के, और इनके दरमियान जो एंगल आपको दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री। तो ए और बी को अगर हम प्लॉट करते हैं, इनकी टेल्स में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब अगर हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो क्योंकि हमें एंगल मालूम है तो हम ए बी साइन अल्फा से ये मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमें जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडुलस ए या सिंपली ए जो है, हम जो है वेक्टर ए जो हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है आई जे के की फॉर्म में, उससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास ये एक्स जो ए है इसका एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 3 है, जेड कंपोनेंट -1 है। तो इनके स्क्वायर का हम सम लेके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो ये आपके पास 4 प्लस 9 और प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा √14। तो ये तो आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं। तो वेक्टर बी भी कार्टेशियन फॉर्म में, इसका एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट भी इसका आपके पास 1 है और जेड कंपोनेंट भी इसका आपके पास 1 है। तो ये आपके पास आ जाएगा √3, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड्स हमारे पास आ गए। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये आपके पास है ए बी साइन थीटा, थीटा आपको गिवन है। तो ए बी साइन थीटा, तो आप वैल्यूज पुट करें इस पे। ए जो है आपके पास ये √14 है और बी जो है वो √3 है और साइन थीटा, थीटा जो है आपके पास वो 30 है। रेडियन में भी आप इसको लिख सकते हैं π/6, रेडियन मेजरमेंट में भी गिवन हो सकता है आपको। तो फिर आप जो है इनको फिर कैलकुलेट कर लें, √14 √3 और जो साइन 30 आपके पास होता है ये होता है हाफ, ठीक है ना। तो इसको फिर आप कैलकुलेटर से खुद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये डेसिमल में आपके पास आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से हमें ये मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये जो भी वैल्यूज की आई ये आप कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, अब जो आपके पास जो ए बी की क्रॉस प्रोडक्ट है, अब हम उसकी जो है एप्लीकेशंस देखते हैं। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को जो है कंपोनेंट फॉर्म में निकालते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में निकालने से पहले जो है हम इसके कुछ कॉरोलरीज देखते हैं। कॉरोलरीज का मतलब है कुछ स्मॉल रिजल्ट जो हम इसके फार्मूले से ड्राइव कर सर सकते हैं। तो जी सर इसकी डायरेक्शन हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला। अगर हम डायरेक्शन है तो डायरेक्शन हम किस तरह बताएंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो अच्छा सिर्फ अब हमें वो लिखना पड़ेगा सर, ऐसी सिर्फ हाँ, हम। सिर्फ वो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ए और बी जो है आपके पास वो स्पेस में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कोई भी उनका प्लेन बन सकता है, मतलब उनका प्लेन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो वो हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। जैसे प्लेन इस तरह भी हो सकता है, प्लेन इस तरह भी हो सकता है, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है। तो उसके जो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर ए है और ये आपके पास बी है, ये इनका प्लेन है। ये किसी भी जैसे आपके पास एक पेज है उसको आप स्पेस में मुख्तलिफ ओरिएंटेशन में रख सकते हैं, ये ए और बी का प्लेन है। तो वो किसी भी ओरिएंटेशन में वो ए क्रॉस बी जो होगा हमेशा ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हम उसको स्पेसिफिकली उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम जस्ट उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे लिए अभी वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक स्टूडेंट को इन कर दें। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? एक स्टूडेंट वेट कर, उनको इन कर दें, अलाउ अच्छा, कर एक दें। मिनट, एक मिनट, सही है। अच्छा, अब इसकी कॉरोलरीज हैं आपके पास। अगर फर्ज करें कि आपके पास दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, तो फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। पैरेलल हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि उनमें जो एंगल है वो जीरो है। ये जैसे ए है आपके पास और ये आपके पास बी है। तो इफ दे आर पैरेलल, तो क्योंकि इनमें एंगल जो है आपके पास वो जीरो होगा,
तो जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी वो हमें पता है वो क्या होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, और थीटा जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो होता है जीरो, कॉस जीरो होता है वन। तो क्योंकि साइन जीरो जीरो है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा जीरो होगा। तो अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो ये तो पहला आपके पास जो है इसका रिजल्ट है। अच्छा, अब दूसरा जो आपके पास है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बिटवीन पार्टीशन यूनिट वेक्टर्स जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, दैट इज आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई जे एंड के, ठीक है। तो ये जो आपके पास वेक्टर है दे फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आई और जे परपेंडिकुलर है, के और जे परपेंडिकुलर है, और आई और के परपेंडिकुलर है। तो अब अगर जैसे मैं आई क्रॉस जे इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो अब क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो आपके पास 90 है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे और साइन 90। तो अब जो आपके पास आई है, जे है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 90 भी 1 है, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि अगर आई क्रॉस जे करें तो जो राइट हैंडेड सिस्टम है वो हमें कौन सी डायरेक्शन देगा? के। तो आई क्रॉस जे दैट विल बी इक्वल टू के, ठीक है। तो आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो के के बराबर है। जे और के की जो क्रॉस प्रोडक्ट आप इसी तरह लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो इट विल बी ए यूनिट वेक्टर। तो अगर जे क्रॉस के है, राइट हैंडेड सिस्टम लेंगे, तो अगर आप जे से के तक एक अगर आप स्क्रू जो है उसको कंसीडर करते हैं इस तरीके से, ये स्क्रू है आपके पास, इसको अगर आप जे से के की जानिब ओपन करेंगे इस तरीके से, तो ये किस डायरेक्शन में ओपन होता है? ये इट विल बी ओपन इन द डायरेक्शन ऑफ आई। तो जे क्रॉस आई विल बी आई, और इसी तरह अगर आप के क्रॉस आई लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी आपके पास जस्ट दैट विल बी इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये जो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ये मैंने डिफाइन की, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये अगर एक सर्किल में बना लें आई जे के, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह अगर आई क्रॉस जे है तो डेट विल बी के, जे क्रॉस के डेट विल बी आई, और के क्रॉस आई डेट विल बी जे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से, ठीक है। अच्छा, फिर जो तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है और वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास ए है, वेक्टर ए, और ये आपके पास जो है वेक्टर बी है, और ये जो है आपके पास इनका प्लेन है, वो प्लेन है जिसके ऊपर ये दोनों मौजूद है। तो ए क्रॉस बी जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें बी क्रॉस ए, तो अब बी से ए की जानिब अगर हम राइट हैंडेड स्क्रू को मूव करेंगे तो इट विल मूव इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो जो बी क्रॉस ए है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर होगा ए और बी के प्लेन के, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी के अपोजिट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो है आपके पास, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो है डेट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इनके मैग्नीट्यूड्स तो बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्चुअली दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है? ऑर्डर चेंज करने से साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो हम कहते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये कि ऑर्डर चेंज करने से डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, दे आर नॉट कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है
क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट है। तो अब ये जो अभी आपने डिफाइन किया था कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन विल बी पॉजिटिव, अगर आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे यानी अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो साइन विल बिकम नेगेटिव। जैसे आई क्रॉस जे जो है आपके पास वो के है, तो अगर ऑर्डर चेंज करते हैं जे क्रॉस आई तो इट विल बी माइनस के। तो ये अगर जो है आई से के की जानिब मैं अगर जाता हूं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द एरोस तो डेट विल बी पॉजिटिव, और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं यानी जे क्रॉस आई अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो तो डेट विल बी माइनस के। इसी तरह जे क्रॉस के जो है आपके पास डेट विल बी जे क्रॉस के डेट विल बी आई, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो के क्रॉस जे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे के क्रॉस जे तो डेट विल बी माइनस आई। इसी तरीके से के क्रॉस आई है आपके पास, तो के क्रॉस आई आपके पास जे है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ऑर्डर चेंज कर देंगे आई क्रॉस के तो डेट विल बी माइनस जे, ठीक है। तो फिर कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, तो अब हम जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको अब हम लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, जिस तरह हम डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी अगर वेक्टर आई जे के की फॉर्म में आपको गिवन हो तो फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह निकालेंगे। अगर आपको वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं पता लेकिन वेक्टर स्पेस में कार्टेशियन फॉर्म में मालूम है तो उसको फिर हम इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म या कंपोनेंट फॉर्म, तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से मालूम करते हैं। यानी अगर आपके पास ये वेक्टर ए आपके पास है, इसके कंपोनेंट आपको दिए हुए ए वन आई, ये एक्स कंपोनेंट इसका ए टू जे, ये वाई कंपोनेंट है आपके पास, और ए थ्री के ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में आपके पास है। और इसी तरह वेक्टर बी है आपके पास के वेक्टर बी जो है आपके पास इस तरह उसके कंपोनेंट्स आपको मालूम है बी वन आई और बी टू जे और बी टू के बी थ्री के। तो अब हम अगर इनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जो ऊपर रिजल्ट्स हमने निकाले हैं आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई के क्रॉस आई के, उनको हम यूज करेंगे तो सिंपली इसको हम ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो है इसको लिखते हैं, यानी ए क्रॉस बी जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जिसकी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर आपके कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स होंगे आई जे के, सेकेंड रो में जो पहला वेक्टर ए है इसके कंपोनेंट होंगे आपके पास ए वन ए टू एंड ए थ्री, और जो आपके पास लास्ट रो है इसमें सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे बी वन बी टू एंड बी थ्री। तो इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम अगर एक्सपेंड कर लेंगे तो दैट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है कंपोनेंट फॉर्म में, तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना तो आता है ना आप लोगों को, मुझे इसे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको मालूम है ना कि इसको फर्स्ट रो की मदद से आप किस तरह एक्सपेंड करते हैं, ये सबको क्लियर है ना। यस सर। यस सर। तो अब आ जाएंगे, अब अगर फर्ज करें आपके पास जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और इसको फिर हम करते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास ए वन जो है दैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे एन प्लस के, ये आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, और वेक्टर बी जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू आई प्लस 3j एन माइनस 4k। तो अब हम इन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको मालूम करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो क्या होगी, तो ये क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स मालूम है हमें एंगल मालूम नहीं है तो हम ये जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में आई जे के है आपके पास और सेकंड रो में ए के कंपोनेंट है ए वन है 2
x कंपोनेंट a का 2 है, y कंपोनेंट -1 है, z कंपोनेंट 1 है। तो लास्ट रो में b के कंपोनेंट 1, 3 एंड -4। ठीक है, तो अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट रो। तो i को अगर आप चूज करते हैं तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है, इसको अगर आप डिलीट कर दें तो बाकी ये आपको एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलता है। ठीक है, और इस सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, पहले -1 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा +4, फिर माइनस, और 3 को हम 1 से मालूम करते हैं। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे जो अदर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसके प्रोडक्ट को, तो 3 -1 दैट इज 3। तो ये आपके पास ये जो है आपके पास जो इसका आई कंपोनेंट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस एक साइन प्लस का होता है, अल्टरनेट साइन होते हैं, और एक साइन माइनस का होता है। फिर उसके बाद अब हम सेकंड जो आपके पास फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट है हम उसको यूज करते हैं, उसको हम लिख देते हैं जे। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो बाकी आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बच रहा है उसके नंबर है 2, 1, 1, -4। तो इनको इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -8, फिर माइनस, और 1 को 1 से करेंगे तो ये -1। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्लस, साइन अल्टरनेट होते हैं, प्लस माइनस प्लस। फिर उसके बाद अब ये फर्स्ट रो में जो लास्ट एलिमेंट है आपका, अगर आप इसको ले लें यानी ये आप के को ले लें तो ये के मैंने चूज किया। अब इसकी टर्म किस तरह लेंगे, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको अगर आप डिलीट करेंगे तो ये नंबर्स बच रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बच रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर लें, 2, 3 6, और फिर माइनस, और 1 -1 से होगा -1, तो ये 2 माइनस होंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें a क्रॉस b जो है इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये a क्रॉस b आपके पास आ जाएगी 4 - 3 1 i, और ये -j -8 -1 -9 हो गया आपके पास, और ये +k और 9 और 6 ये आपके पास हो गया 15। तो फाइनली ये जो है आपको a क्रॉस b हमें वेक्टर फॉर्म में मिल गई है। तो ये आपके पास i और +9j और +15k। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक बात, या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जी क्लियर है यहां तक बात? यस सर। अच्छा, अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट की हम एप्लीकेशन देखते हैं। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, इस तरह इसकी एप्लीकेशन है आपके पास। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके जो है कौन कौन से काम ले सकते हैं। तो पहले इसकी एप्लीकेशन है, वी कैन फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, उसको हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। तो वी कैन फाइंड नॉर्मल वेक्टर। अगर ये आपके पास ए और बी हैं आपके पास, तो ए और बी के परपेंडिकुलर, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ये ए और बी का प्लेन है। तो एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो उससे हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो ये नॉर्मल वेक्टर है एन बार। ठीक है ना, तो हमें पता है कि जो ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमें ये नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, ये दरअसल क्या ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, और अगर हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है, यूनिट नॉर्मल जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसकी डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, तो सिंपली ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, ये यूनिट नॉर्मल है, इसको हम डिनोट करेंगे एन कैप से। कैप का मतलब है यूनिट है, तो जो एन कैप है आपके पास दैट विल बी इक्वल टू
ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको आप डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, मॉडुलस एन या खाली एन से, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आपने ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो जस्ट ए और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर होगा। और अगर आपने यूनिट नॉर्मल निकालना है तो आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए क्रॉस बी को अगर आप डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, तो ये आपके पास जो होगा ये यूनिट नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब जैसे ये ऊपर ही हमने क्वेश्चन किया था, इसी को अगर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऊपर ए और बी आपको दिए हुए थे। अब आपसे अगर आपको जो है फाइंड ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो वो जो नॉर्मल वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं वो हम किस तरह निकालेंगे, वो सिंपली ए क्रॉस बी के बराबर होगा जो हम उस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। और अगर मुझे फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो यूनिट नॉर्मल अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मैं जो ए और बी वेक्टर है इसको डिवाइड करूंगा इसके मैग्नीट्यूड से। तो ए क्रॉस बी उसके अंदर जो मैंने फाइंड आउट किया था डिटर्मिनेंट की मदद से, वो आपके पास था आई और प्लस, ठीक है, ये वाला वेक्टर मैं ले रहा हूँ आई प्लस 9j प्लस 15k। तो आई प्लस 9j और प्लस 15k, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपके पास होगा अंडर रूट, इसका एक्स कंपोनेंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट आपके पास 9 है, 9 स्क्वायर और प्लस जेड कंपोनेंट ये आपके पास जो है 15 है, 15 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्व कर लें तो ये 1 प्लस 81 और 15 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 225। तो इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 225 और 82, तो ये आपके पास 75 और 7, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 307। आप चाहें इसको डेसिमल में आप निकाल सकते हैं। तो जो यूनिट नॉर्मल है विच इज यूनिट नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा ये जो आपके पास ए क्रॉस बी आपने निकाली है इसको आप डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, जो कि है आपके पास अंडर रूट 307। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये मैं अलग अलग करके डिवाइड कर देता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 307, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, 9 अपॉन अंडर रूट 307 ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, और 15 अपॉन अंडर रूट 307, तो ये आपके पास का जेड कंपोनेंट आ गया। तो ये हमने इस तरह एक ऐसा यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो एक तो ये आपके पास जो है इसकी एप्लीकेशन हो गई है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है एरिया ऑफ ए parallelogram with sides with adjacent sides A and B, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, तो ये एरिया अगर हम निकालें विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास ये आपके पास जो है पैरेललोग्राम है, ये इट्स की एडजेसेंट साइड जो है वो ए और बी है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, और ये जो साइड इनके दरमियान एंगल जो है वो आपके पास जो है वो थीटा है, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम है आपके पास
इसमें ये आपके पास एंगल जो है ये थीटा है और ये आपके पास साइड है बी। तो इस राइट ट्रायंगल में ये जो आपके पास एल्टीट्यूड होगा, ये जो परपेंडिकुलर है आपके पास, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर जो होगा साइन थीटा में अपेयर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वहां से आ जाएगा बी साइन थीटा। तो ये जो आपके पास पैरेललोग्राम है, इसका जो एरिया है आपके पास, वो सिंपली किसके बराबर होगा, दैट विल बी ए मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। तो इसका एरिया होगा ए बी साइन थीटा। तो हम देखते हैं जो ए बी साइन थीटा है, ये वेक्टर ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। अगर हम इन साइड्स को वेक्टर कंसीडर करें, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो एरिया है इन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये एक और एप्लीकेशन हमें मिल रही है क्रॉस प्रोडक्ट की। जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और बी हो। ठीक है, तो जो आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द area of the parallelogram whose adjacent sides come with adjacent sides A and B। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, ज्योमेट्रिकली इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A and B। ठीक है, whose adjacent sides are the magnitude of vector A and B, या whose adjacent sides are vectors A and B। तो ये जो है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। तो समझ गए आप इसमें, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इसके अंदर चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो? क्लियर है? हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो अब बुक देखें, मैंने वेबसाइट आपको बताई है, उस पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, बुक आउटलाइन और जो भी लेक्चर्स हैं और जो वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा उसके लिंक भी उसी पर होंगे। तो मैं अनाउंस कर दूंगा आपके LMS पर, तो वो आप उस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बुक उस पर है, डाउनलोड कर लिए आपने? बुक डाउनलोड कर लिए बुक? यस सर। तो अब मैं जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह आपको दूंगा ना, और जो भी मैं उस बुक से ही दूंगा। जो मैं आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो उसके अंदर जो नोटेशन वगैरह यूज हो रही है, तो वो जो उस बुक की नोटेशन है वही मैं यूज करूंगा। क्योंकि डिफरेंट बुक्स में अगर आप जाते हैं तो कुछ नोटेशन डिफरेंट होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नोटेशन बाजू का हम चेंज कर देते, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम रहता है। तो इसलिए मैंने एक टेक्स्ट बुक आपको बता दी है, उससे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसी की नोटेशन जो है वो मैं यूज करूंगा, ताकि आप उस बुक के साथ फैमिलियर हो जाएं। जो पेपर में आप जो भी नोटेशन मैं पढ़ रहा हूँ, पेपर में आपको वही नोटेशन जो है मिलेंगी। ठीक है, तो अब आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पे तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और उसकी जो एप्लीकेशन है उसको जो है हमने समझ लिया है। अब उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो वो अच्छा वो इसी से मुतालिक है कि अब अगर हमने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर दिए, तो इसकी मदद से जो हम तीन वेक्टर्स के लिए भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कि ए डॉट बी, अगर हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लें तो ये हमें पता है कि इससे हमें एक स्केलर मिलता है, दैट इज एन स्केलर। ठीक है, और अगर हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे हमें एक वेक्टर मिलता है। तो अब हम जो है फर्दर तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि कहाँ पे वो जो प्रोडक्ट हैं वो मीनिंगफुल्स होंगी और कहाँ पर वो इनवैलिड होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप ए और बी की आप डॉट प्रोडक्ट लें, और फिर ये मैंने ब्रैकेट में
इसको इनक्लोज कर दिया, फिर आप इसकी डॉट प्रोडक्ट के एक और वेक्टर सी के साथ, ठीक है ना। अब हमने देखा कि डज दिस प्रोडक्ट मेक सेंस। अगर इट डज नॉट मेक सेंस तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग, तो फिर ये इनवैलिड होगी। तो अब हमें पता है कि जैसे ए क्रॉस बी जो है आपके पास, सॉरी ए डॉट बी जो है आपके पास, ये आपके पास क्या होता है, स्केलर होता है। और फिर आप जो है इस स्केलर की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं एक और वेक्टर सी के साथ। तो एक स्केलर और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होती, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होती है। तो ये जो आपके पास है ये मीनिंगलेस है, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जो चीज है ना आपके पास, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो इट मेक्स नो सेंस, तो इट इज इनवैलिड, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इनवैलिड है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ये कैलकुलेट करने के लिए दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कैलकुलेट करने लगे, पहले आप देखेंगे कि डज इट मेक सेंस। अगर इट डज नॉट मेक सेंस तो आप लिख देंगे कि इट इज इनवैलिड, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको। इसी तरह अगर आपके पास ये है ए और बी की डॉट प्रोडक्ट और आप इसको सिंपली ये मल्टीप्लाई कर देते हैं एक वेक्टर सी के साथ, तो इट मेक सेंस, क्योंकि ये एक नंबर बन जाएगा और एक नंबर को हम वेक्टर के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स है। लेकिन आप एक नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो इट मेक्स सेंस, इट इज वैलिड। जैसे अगर ये ए डॉट बी थ्री है, थ्री और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके मैग्नीट्यूड को, और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैलिड है आपके पास। इसी तरीके से अगर मैं जो है ये डिफाइन करता हूँ ए क्रॉस बी और फिर जो है इसकी मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ एक और वेक्टर सी के साथ, तो आप मुझे बताएं ये वेल डिफाइंड है या नहीं, डज इट मेक सेंस और नॉट। डज इट मेक सेंस और नॉट। जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। हाँ, आवाज आ यस रही सर। है। तो अब मुझे बताइए जो ए क्रॉस बी डॉट्स सी है, तो क्या ये प्रोडक्ट डिफाइन होगी या नहीं। होगी सर। यस सर। ये डिफाइन होगी, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा और सी भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे और इसका आंसर क्या होगा, ये एक स्केलर होगा। स्केलर आएगा। ये एक स्केलर होगा आपके पास, तो ये वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर आप दो वेक्टर हैं, इस तरह आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये भी वेल डिफाइंड है। इसमें पहले हम बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जो कि एक वेक्टर है, फिर उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ लेंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है और ये भी आपके पास एक स्केलर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पास ये है कि आप ए की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बी के साथ, तो इससे आपको एक वेक्टर मिलेगा, फिर उस वेक्टर की आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एक और वेक्टर सी के साथ, तो ये भी वेल डिफाइंड है। ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट एक वेक्टर होगा, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, दैट विल बी अ वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो अगर आप जो है आपके पास कोई वेक्टर है, उसकी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमें पता है ये वेल डिफाइंड है, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका आंसर जो होगा स्केलर होगा, क्योंकि बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है और दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास स्केलर है, तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो स्केलर होगा। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर स्केलर होगा। तो अब देखें इसको, अगर मैं इस तरह लिखता हूं बगैर पैरेंथेसिस के,
ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसके आप दो मतलब ले सकते हैं, और वो दो मतलब कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? या तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, इसमें पहले हम कौन सी प्रोडक्ट लें, पहले आप ये समझ सकते हैं कि भाई ए और बी की आप पहले डॉट प्रोडक्ट लें, यानी यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएं, फिर इसके क्रॉस प्रोडक्ट लें आप सी के साथ, लेकिन आपको पता है डज नॉट मेक सेंस, ठीक है, ये तो इनवैलिड है। और दूसरा मतलब आप क्या ले सकते हैं कि आप पहले जो है बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट लें, और फिर आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लें ए के साथ, तो इट मेक सेंस, ठीक है। तो जब हम इसको बगैर पैरेंथेसिस के लिखेंगे ना, तो ये अंडरस्टूड होगा कि बी और सी की पहले क्रॉस प्रोडक्ट ली जाएगी, और फिर उसके बाद ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी। ये मतलब तो क्योंकि इनवैलिड हो ही नहीं सकता, यही मतलब है, तो इसलिए हम इसको बगैर किसी कंफ्यूजन के जो है बगैर पैरेंथेसिस के लिख सकते हैं, तो वो अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या है। अब जो वेक्टर की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एस टी पी, तीन वेक्टर्स ए बी सी की, तो उसको मैं बगैर पैरेंथेसिस के लिखूंगा, और आपको पता है कि उसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी जो है, इसका मतलब ये कि पहले बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है। और इसमें जो है एक साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये आपके पास ए बी और सी आपके पास है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये आपको एक साइक्लिक ऑर्डर मिलेगा, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर बी से जाएंगे तो ये बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये इसके इक्वल होगी, रिजल्ट सेम होगा। या अगर सी से जा रहे हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर है, तीनों जो है दे आर इक्वल, तीनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर, क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है साइक्लिक ऑर्डर। तो अब हम इसको जो है कैलकुलेट या इसको डिफाइन किस तरह करते हैं। तो अगर ए बी सी आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हमें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में डिफाइन करते हैं, और हर रो में इस ऑर्डर में इन वेक्टर्स के कंपोनेंट होंगे, यानी फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट होंगे A1 A2 A3, सेकंड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट होंगे B1 B2 B3, और वेक्टर और थर्ड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट होंगे C1 C2 C3। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करनी है तो इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की मदद से, ठीक है। और इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो मीनिंग है वो क्या है? तो मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास एक बॉक्स हो जिसकी तीन साइड्स, तीन एडजेसेंट साइड्स ए बी सी हो, तो उसका बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है। अगर ये आपके पास बॉक्स है ए बी, ये इसकी साइड्स हैं आपके पास एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड सी, और ये एक राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है कि ए से बी तक एक स्क्रू को अगर आप ओपन करेंगे तो इट विल ओपन इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो ये आपके पास ए बी सी, ये जो बॉक्स है इसकी तीन साइड है, तो इसमें ये जो आपके पास हेलो।
अबे हुआ क्या? हेलो सर नहीं है इसमें। तो सर गए कहाँ? IBM वालों का नेट बंद हो गया होगा।